Hi everyone, this lecture is on American presidency. We will study about the president, his powers and his position in the country. In the last two lectures of this series, we have discussed about the salient features of USA and about the American federalism. Now is the time to study about the President of America. Unlike India, President America के जो है वो बहुत important role play करते हैं because अमेरिका के अंदर presidential form of government है. In India we have parliamentary form of government. In America there is presidential form of government. तो जो president है वहाँ की वो उसके real executive है और जितनी powers हैं वो सब president में vested है. At present the president of America is Donald Trump. He is the foremost ruler in the world. He has onerous authority. बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास में. रियल एग्जीक्यूटिव है. और इंडिया में क्या होता है कि द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल और इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, बट दिस इज नॉट द केस इन अमेरिका. द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर. अगर कांग्रेस कोई क्वेश्चन पूछती है प्रेसिडेंट से तो इट इज नॉट बाउंडेड कि प्रेसिडेंट उसका आंसर दे. उसे अपने एक्ट के लिए कोई भी आंसर नहीं देना है किसी को भी. और जो प्रेसिडेंट है वो अपना कैबिनेट खुद चूज करता है. जैसे हमारे इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर हैज हिज ओन कैबिनेट, वैसे ही अमेरिका में द प्रेसिडेंट चूजेस हिज ओन कैबिनेट एंड दीज पीपल इन द कैबिनेट दे आर एडवाइजर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड दे आर आल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू द कांग्रेस. ये कैबिनेट जो है ना, ये कह सकते हो आप बहुत फेथफुल रहते हैं प्रेसिडेंट की तरफ, बिकॉज इन्हें ये है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में भी अगर हमारी पार्टी आएगी तो हमें वापस से हमारी ये सीट मिलेगी. तो कैबिनेट के जो भी लोग होंगे वो हमेशा प्रेसिडेंट के बहुत लॉयल होंगे और उसके एक फैमिली मेंबर की तरह प्रेसिडेंट रखता है उन्हें, क्योंकि वो उसको बहुत सारी हर चीज में एडवाइस करते हैं. American political system moves along with the calendar. Okay, so before we study about the election of American president, you need to know कि अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलता है. ऐसे नहीं है कि ठीक है आज जरूरत है इलेक्शंस की तो हमने अभी जून में करवा लिए, तो कभी जुलाई में करवा लिए, तो कभी किसी डेट को कभी किसी डेट को. ऐसा नहीं होगा. दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस. कैलेंडर में दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि सेकेंड ट्यूसडे ऑफ आफ्टर द फर्स्ट मंडे या ऐसे इस तरह से काफी सारी चीजें मेंशन्ड हैं कि इस दिन पे इस महीने के इस दिन पे हम लोगों ने ये वाला काम करना है. वी विल स्टडी अबाउट दीज थिंग्स इन दिस वीडियो. So number one is the election procedure. इनडायरेक्ट इलेक्शंस बोले थे फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस आप इनडायरेक्ट करवाओ. और क्या होता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसके अंदर उतने लोग होते हैं जितने कांग्रेस के अंदर लोग होते हैं. द कांग्रेस इज कंसिस्टेड ऑफ टू हाउसेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट. सेनेट के अंदर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि 100 मेंबर्स होते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 मेंबर्स होते हैं. तो इन शॉर्ट बात ये है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा उसके अंदर 535 मेंबर्स होते हैं. ऐसा ही एक इलेक्टोरल कॉलेज हर स्टेट के अंदर भी बनता है. उसके अंदर उतने मेंबर्स होंगे जितना एक स्टेट कांग्रेस में भेजता है. मतलब जितने रिप्रेजेंटेटिव्स एक स्टेट के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर हैं +2, बिकॉज सेनेट में तो हर स्टेट के 2 लोग हैं, तो इतने लोग उस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर होते हैं. फिर जो मेथड है कि किस तरह से वोटिंग होगी, कैसा प्रोसीजर रहेगा, वो स्टेट लेजिस्लेचर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेता है. तो इस तरह से प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. लेकिन अब क्या हो गया है सिस्टम, दे डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट. लोग डायरेक्टली जाके प्रेसिडेंट के लिए वोट डालते हैं. जो इलेक्शन प्रोसीजर है प्रेसिडेंट का, फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था कि इसको इनडायरेक्ट रखो, लेकिन अब डायरेक्ट हो गया है. एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं हम प्रोसीजर को. ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे, नवंबर के अंदर फर्स्ट मंडे के बाद में जो भी ट्यूसडे आएगा उस टाइम पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स, मतलब जो लोग
प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, वो सब इलेक्ट किए जाते हैं कि हाँ ये लोग जाकर प्रेसिडेंट के लिए वोट डालेंगे। फिर फर्स्ट मंडे आफ्टर द सेकेंड वेंसडे दिसंबर महीने के अंदर वोट कास्टिंग होती है। ये लोग सब एक साथ जाते हैं स्टेट के कैपिटल के अंदर, और स्टेट कैपिटल के अंदर जाके ये लोग अपना वोट देते हैं। फिर जब सारा वोटिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो एक सर्टिफिकेट भेजा जाता है सेनेट के चेयरमैन को कि हमारे यहाँ पे इस तरीके से वोटिंग कंडक्ट करवाई गई और इसमें इतने वोट्स इस पर्सन को गए हैं और इतने वोट्स इस पर्सन को गए हैं। फिर सारे ये सर्टिफिकेट्स जब चेयरमैन को मिल जाते हैं, फिर 6 जनवरी को एक जॉइंट सेशन होता है कांग्रेस का, जिसके अंदर बैठ के वो लोग वोट्स को काउंट करते हैं कि किसको कितने वोट्स मिले। फिर मेजॉरिटी ऑफ टोटल वोट्स इज कंसीडर्ड, वेरी ऑब्वियस कि ये लोग मेजॉरिटी देखते हैं कि कितने वोट्स किसको मिले हैं। और फिर 20 जनवरी को नया प्रेसिडेंट ऑफिस में आ जाता है। ठीक है, मतलब नवंबर से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, नवंबर में पता चला कि कौन से लोग इलेक्ट करेंगे, कौन से लोग वोट देंगे। दिसंबर के अंदर वो लोग वोट देते हैं, फिर एक सर्टिफिकेट जाता है सेनेट के चेयरमैन को। फिर 6 जनवरी को वोट की काउंटिंग होती है, फिर मेजॉरिटी वोट कंसीडर करके 20 जनवरी को प्रेसिडेंट नया इलेक्ट होकर अपने ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। इन केस ऑफ नो क्लियर मेजॉरिटी, अगर किसी भी एक पर्सन को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक पर्सन को इलेक्ट करता है, जो टॉप 3 पर्सन होते हैं उनमें से किसी एक को इलेक्ट करेगा। फिर हर एक स्टेट अपना एक वोट देगी, ठीक है, नो मैटर कितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं क्या है क्या नहीं, हर स्टेट का एक वोट जाएगा, फिर प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा। अगर ये भी नहीं हो पाता तो क्या होगा कि 4 मार्च के बाद में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाएगा। वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो मेजॉरिटी है ना, इट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का क्या मतलब है कि जितने टोटल वोट कास्ट किए हैं, ठीक है, सपोज कि 100 वोट्स है टोटल, ठीक है, तो उनका 50% से ज्यादा जिसको भी मिलेगा वो विनर होगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50-50 दो कैंडिडेट्स को मिल गया, तो भी दोनों में से आप किसी को इलेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये प्रेसिडेंट है। एटलीस्ट 51 वोट्स चाहिए, मोर देन द हाफ ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड। तभी ऐसा सिचुएशन अराइज होता है कि अगर 3 कैंडिडेट्स थे, ठीक है, तीनों में से किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, तो फिर HOR क्या करेगा, उन तीनों में से किसी एक को इलेक्ट कर लेगा जिनको टॉप 3 वोट्स मिले होंगे। इसमें स्टेट अपना एक एक वोट कास्ट करेगा कि आप इसको बना लो। फिर भी अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो फिर 4 मार्च के बाद में वाइस प्रेसिडेंट अपने आप प्रेसिडेंट बन जाता है। डायरेक्ट इलेक्शंस इन प्रैक्टिस, देखो, दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज। अब क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आ गई हैं, बहुत पावरफुल है, तो वो लोग क्या करती हैं कि इलेक्शंस कंडक्ट होने से काफी टाइम पहले ही अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर देंगी। ठीक है, कि अगर पार्टी ए जीती, पार्टी ए को सबसे ज्यादा वोट्स मिले, तो फिर वो इस पर्टिकुलर पर्सन को अपना प्रेसिडेंट बनाएगी। वैसे ही पार्टी बी भी अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेट कर देगी। तो लोगों को पता है कि वो एक्चुअल में किस पर्सन को वोट दे रहे हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि कोई भी पार्टी अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेट करे, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। बट बिकॉज अब पार्टीज बहुत पावरफुल है तो ये चीज आ गई है, और जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का वो अब डायरेक्ट हो गया। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट बनने के लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। पहला तो ऑब्वियसली कि आप अगर यूएसए के प्रेसिडेंट बन रहे हो तो यू मस्ट बी अ नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ अमेरिका। सेकेंडली, एज लिमिट आपका एटलीस्ट 35 ईयर्स आप पूरे कर चुके हो, और आप if you are born in USA then you must have stayed in USA for at least 14 years। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पिछले 10 साल से कहीं बाहर रह रहे हो और अब suddenly you came and you are contesting the elections। This will not work। You must have lived in USA for not less than 14 years।
एमोल्यूमेंट्स जो प्रेसिडेंट को मिलती हैं, एक तो पहली चीज ये है कि अगर आज गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम आपको $4 लाख देंगे सैलरी, ठीक है, तो जितना टर्म चलेगा प्रेसिडेंट का, उस टर्म के बीच में वो इस सैलरी को डिडक्ट नहीं कर सकते, किसी भी तरह से उसे रिड्यूस नहीं कर सकते। कोई इकोनॉमिक रिसेशन हो, कुछ भी हो, प्रेसिडेंट का सैलरी रिड्यूस नहीं होगा जितना उसको बोल दिया एक बार स्टार्टिंग में। उसका टर्म खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए ऑफ कोर्स दे कैन चेंज। तो इसका एनुअल टैक्सेबल सैलरी है $4 लाख। टैक्स फ्री ट्रैवल एक्सपेंस मिलता है $10,000 का पर ईयर, और अकोमोडेशन जो फ्री मिलता है व्हाइट हाउस में, एक सेक्रेटरिएट, अ सूट ऑफ ऑफिसेज, प्राइवेट परमानेंट कार, याच, एरोप्लेन एंड अ कंट्री हाउस एट कैंप डेविड। ये सब चीजें प्रेसिडेंट को मिलती हैं, और उसके बाद में इसे बहुत अच्छा पेंशन और पर्क्स भी मिलता है आफ्टर ही रिटायर्स फ्रॉम हिज जॉब। टेन्योर एंड री एलिजिबिलिटी। टेन्योर प्रेसिडेंट का 4 इयर्स का होता है। आपको याद रखना है, इंडिया के केस में इट इज फॉर 5 इयर्स, बट इन अमेरिका इट इज 4 इयर्स। और ऐसा ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है कि आप कितनी बार री इलेक्ट हो सकते हो, फिर भी एक कन्वेंशन बन गया है ऐसा कि एक प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज्यादा रूल नहीं करेगा। मतलब कि मैं इस टर्म में मैं इलेक्ट हुई तो नेक्स्ट टर्म में मैं इलेक्ट हो सकती हूँ, बट उसके बाद में नहीं, 2 कंसेक्यूटिव टर्म। और इसका मैक्सिमम लिमिट रखा है 10 इयर्स। अच्छा, 10 इयर्स क्यों रखा? 8 इयर्स होना चाहिए बिकॉज ही इज इलेक्टेड फॉर 4 इयर्स, राइट? ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमने एक चीज देखी थी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है ना। तो ऐसा इस केस में भी होता है, अगर सडनली प्रेसिडेंशियल ऑफिस वेकेंट हो जाए, मे बी ड्यू टू द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, या वो रिजाइन कर दे किसी भी रीजन से, अगर वेकेंट हो जाता है ऑफिस और अभी 1 साल पड़ा है, ठीक है, उसके टेन्योर का, उसके टर्म का 1 साल पड़ा है और वाइस प्रेसिडेंट को बनना पड़ा और फिर से वही इलेक्ट हो गया, तो इन केसेस के अंदर 10 इयर्स का टर्म मैक्सिमम फिक्स किया है। नेक्स्ट इज सक्सेशन। अगर प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, जो ऑफिस है, वो वेकेंट है, ठीक है, तो किस किस टर्म में लोग उस ऑफिस में पहुंच सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेसिडेंट अगर हट गया तो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट आएगा। इन केस वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों ही अवेलेबल नहीं है, फिर स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो आएगा। वो भी नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसके बाद में कांग्रेस के बाकी लोग। इस तरीके से सक्सेशन होता है, लेकिन इतनी लास्ट स्टेज तक तो बहुत रेयरली ही पहुंचते हैं बिकॉज मोस्टली वाइस प्रेसिडेंट ही उस ऑफिस को फिल कर देता है। रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे करेंगे, इसका जैसा इंडिया में प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, वैसा ही प्रोसेस होता है, और इसका जुडिशियल ट्रिब्यूनल सेनेट में होगा। मतलब सेनेट विल डिसाइड कि इम्पीच करना है या नहीं, और इसके लिए सेनेट को 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। देखो क्या होता है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक प्रपोजल चला सकता है या बोल सकता है कि प्रेसिडेंट नीड्स टू बी इम्पीच्ड। उसके बाद में सेनेट सेनेट एज अ जुडिशरी वर्क करेगा, और सारे जो भी वर्ड्स होंगे, जो भी कम्युनिकेशन होगी दोनों पार्टीज की, वो सुनेगा और फिर डिसाइड करेगा कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है या नहीं करना। और ये जो मीटिंग होगी सेनेट की, इसके अंदर चीफ जस्टिस इस मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे। जो पेनल्टी, मैक्सिमम पेनल्टी जो सेनेट दे सकता है प्रेसिडेंट को, वो यही है कि वो उसे उसकी पोस्ट से हटा देंगे और उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे आगे कोई भी ऑफिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, वो होल्ड करने से। आगे कोई भी इंपॉर्टेंट ऑफिस वो पर्सन एलिजिबल नहीं होगा होल्ड करने के लिए, और उसको प्रेसिडेंट के पोस्ट से भी रिमूव कर दिया जाएगा। तो रिमूवल का काम या इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो पूरा सेनेट में चलता है। Then comes the sources of powers of president. President को जो powers मिली है, because वो बहुत important role play करता है यूएसए के अंदर। There are some sources, 5 sources है जहां से president को powers मिली हैं। First is constitution,
Then Supreme Court's decision, emergency, convention and usage, and statutes of Congress. कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बहुत स्पेसिफिक तरीके से मेंशन किया है कि ये प्रेसिडेंट की पावर्स है और ये उसे प्रिविलेजेस मिलेंगी, तो यहाँ से तो उसे बहुत स्पेसिफिक सी पावर्स मिल गई। फिर कांग्रेस जो स्टैट्यूट्स निकालता है, देखो कांग्रेस क्या करता है ना, कांग्रेस आपको पता होगा लॉ मेकिंग बॉडी है, तो ब्रॉड आउटलाइन लॉज वो बना देता है, उसकी जो डिटेल्स है ना वो सब प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग फिल की जाती है। जैसे फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने किया था कि एक स्केलेटन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, उसके जो डिटेल्स हैं वो कांग्रेस अपने अकॉर्डिंग फिल करता है, वैसे ही कांग्रेस काफी सारे लॉज बनाता है ब्रॉड आउटलाइन के, जब वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं तो उसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनकी डिटेलिंग की जाती है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस। हमने पढ़ा था एक चीज, डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स। तो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो विच आर ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सुप्रीम कोर्ट मोस्टली हर चीज को प्रेसिडेंट के फेवर में बोल देता है, तो इससे भी प्रेसिडेंट का पावर इंक्रीज हो जाता है। कैसे कि देखो अपॉइंटमेंट के लिए बहुत स्पेसिफाइड है कि हाई ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा और उसे सेनेट का अप्रूवल चाहिए होगा उन सभी अपॉइंटमेंट्स के लिए, लेकिन उन अपॉइंटमेंट्स के लोगों का रिमूवल कैसे होगा ये नहीं बोला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिमूव जो है वो प्रेसिडेंट करेगा, अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा विद अप्रूवल ऑफ सेनेट, और अगर उन्हें रिमूव करना है उनके ऑफिस से तो ये काम प्रेसिडेंट करेगा। फिर एक चीज थी कि अगर वॉर डिक्लेयर करना है तो वॉर डिक्लेयर करने का काम किसका था, कांग्रेस का, लेकिन ये तो नहीं बोला था कि टर्मिनेट कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वॉर को टर्मिनेट करने का काम प्रेसिडेंट का होगा। प्रेसिडेंट कांग्रेस को बोल सकता है, प्रेशराइज भी कर सकता है कि आप वॉर डिक्लेयर कर दो, ऐसा सिचुएशन है, लेकिन इवेंचुअल डिसीजन जो है वो कांग्रेस का रहेगा कि वॉर डिक्लेयर करना है या नहीं, तो टर्मिनेट भी तो कोई करेगा ना वॉर को, तो ये काम प्रेसिडेंट का है। फिर है कन्वेंशन एंड यूसेज, तो जिस तरीके से लोगों ने यूज किया तो दे हैव सेट सम प्रेसिडेंट्स कि ये पावर किस तरीके से यूज की जाएगी। अपॉइंटमेंट्स जो प्रेसिडेंट करता है, फिर प्रेसिडेंट पार्टी का लीडर भी रहता है, उसके कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स भी रहते हैं कि वो कांग्रेस को बोलकर कुछ लॉज पास करवा सकता है। लीडर ऑफ द पार्टी है वो, क्योंकि पार्टी का हेड है वो, तो सारे काम उसके अकॉर्डिंग होते हैं, यहाँ से भी उसे बहुत पावर मिल जाती है, और फिर वो चीफ लेजिस्लेटर है। कोई भी लॉ बनाना है तो प्रेसिडेंट कांग्रेस को बोल सकता है कि मुझे ये लॉ की जरूरत है कंट्री के अंदर, तो कांग्रेस उसी अकॉर्डिंग वो लॉ पास कर देगी, और जितने भी लॉज कांग्रेस बनाएगी वो इवेंचुअली प्रेसिडेंट के पास ही जाएंगे, तो वही डिसाइड करेगा कि ये बिल लॉ बनेगा या नहीं। नेक्स्ट इज इमरजेंसी। जब भी इमरजेंसी की कंडीशन हुई है, जैसे वर्ल्ड वॉर, दोनों वर्ल्ड वॉर के टाइम पे प्रेसिडेंट की ऑलमोस्ट डिक्टेटर वाली पावर्स, यहाँ से भी उसे बहुत सारे पावर्स मिल रहे हैं। So these were about the sources of president's power और president के office के बारे में। In the next video, we will study about the powers of the president, of the American president. If you like this video, please press the like button. Also subscribe my channel to view the entire series of the Constitution of USA. Thank you.